हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो है सबसे अधिक जो उन्नति है वो तृतीय क्षेत्रकों में हुई है, और कारण भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज का हमारा जो विषय है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। नियोजित का अर्थ है मतलब कहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं कामकाज के लिए, या मतलब कहाँ कामकाज कर रहे हैं। ये है जो आज का हमारा प्रश्न है। तो देखिए, मैंने जो दो आरेख्य नीचे आपको उदाहरण के तौर पर मैं दिखाऊंगी, और उनके माध्यम से आपको मैं सारी बात समझाने की कोशिश करूंगी, और आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बताया है। तो देखिए, हम तुलना करते हैं दो आरेख्यों की। तो देखिए, आपके सामने जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, सबसे पहले जो आरेख्य 2 है ऊपर वाला, इसमें देखिए जीडीपी, किसी क्षेत्र की जो जीडीपी है उसमें हिस्सेदारी कैसे होती है। ये देखिए, हमने यहाँ पर जो है 2 वर्ष लिए हैं, एक तो 1973, एक है 2013। तो ये देखिए इसमें जो है जो प्राथमिक क्षेत्रक है, आप 1973 में देखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें देखिए इसमें अधिक उन्नति हुई है। इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक में भी ज़्यादा अधिक उन्नति नहीं हुई है। लेकिन जो इसके बीच का जो विकास का जो समय था, तो उसमें देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो प्राथमिक जो क्षेत्रक है इसमें जो है उन्नति थोड़ी मतलब कम हुई है, यानी इसके जो इस क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत कम हुआ है। और जो द्वितीय क्षेत्रक है जिसमें मतलब उद्योग धंधे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इसका विकास जो है पीछे से, यानी पिछले वर्षों से कुछ थोड़ा अधिक हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो उन्नति है वो जो है हमारा तृतीय क्षेत्रक, जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, ये हमें जो है तृतीय क्षेत्रक की उन्नति दर्शाता है। लेकिन देखिए, सबसे जो नीचे है आरेख्य 3 में हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्या है। तो देखिए, आप पहला जो है 1973 का देखिए, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें जो है देखिए कितने ज़्यादा अधिक लोग जो है इस मतलब कृषि क्षेत्र में ये लगे हुए हैं, प्रथम क्षेत्रक में कामकाज के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो है जो उद्योगों की उन्नति इतनी नहीं हुई है। और जो लास्ट में देखिए जो तृतीय क्षेत्रक है उसकी भी उन्नति इतनी अधिक नहीं हुई है। और इसके मुकाबले जो अगला जो कॉलम है उसमें देखिए कि इसमें क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें जो है उन्नति घट गई है। और इसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्रक है जो द्वितीय क्षेत्रक है इसमें भी उन्नति कुछ ही % हुई है। और जो सबसे ऊपर है, यानी कि देखिए जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी बहुत कम हुए। या इस जो सारणी में हमने क्या देखा है कि रोज़गार के अवसर क्षेत्रकों में मतलब इन क्षेत्रकों के हिसाब में मतलब कितनी हिस्सेदारी है इन क्षेत्रकों की रोज़गार में। तो देखिए, हमने आपको इसमें दिखाया जो नीचे जो आरेख्य तीसरा है, इसमें देखिए कृषि क्षेत्र में इतने रोज़गार के अधिक अवसर हैं, लेकिन जो है तृतीय क्षेत्रक में उन्नति फिर भी नहीं हो रही है। और दूसरे में देखिए इसमें जो है जो आपका ये है जो इसमें क्या है कि जो क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक है, यानी कि अगर आप कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो उन्नति कम हुई है, और जो थोड़ी सी अधिक उन्नति द्वितीय क्षेत्रक में यानी उद्योग धंधों में हुई है। लेकिन फिर भी जो है तृतीय क्षेत्रक में रोज़गार के अवसर अधिक नहीं बन पाए हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, हमने जो है हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए, और इसमें हमें दिखाई देता है कि इस अवधि में जो वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में जो है 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, परंतु जो औद्योगिक जो रोज़गार है उसमें लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन देखिए, जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें जब हम उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन तो बहुत अधिक है
तृतीय क्षेत्रक में, यानी कि 14 गुना वृद्धि है, परंतु रोजगार के अवसर सिर्फ 5 गुना है। ये मतलब कम क्यों है, इसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई है? तो देखिए हमारे मन में जो है 2 प्रश्न उठते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें जो तीनों क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी है उसमें परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? देखिए तीनों क्षेत्रकों में परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो रोजगार है, रोजगार में ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर देखिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसका अर्थ यह है कि कृषि में, इसका अर्थ जो ये, हाँ, इसका अर्थ यह है कि जो कृषि है, कृषि में क्या है कि आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें आवश्यकता से, यानी कि अगर हमें मान लो किसी मान लीजिए कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर अगर उसी काम को 5 लोग करते हैं, मान लीजिए उस काम में 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो काम 3 लोगों के मतलब बस का भी है, यानी 3 लोग भी उसी काम को कर सकते हैं। तो ये मतलब है कि यहाँ पर जो है कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इनकी जो तुलना में जो द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक है, इसके जो सकल घरेलू उत्पाद में 4/5वां हिस्सा है। तो देखिए आप तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से जो है कृषि क्षेत्र में जो 1/4 और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में 4/5वां हिस्सा है। तो आप इसकी जो तुलना कर सकते हैं आप आसानी से। तो देखिए इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में जो रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। तो देखिए यानी कि जो द्वितीय क्षेत्रक है, यानी उद्योग धंधे का क्षेत्र, या जो तृतीय जो जिसमें जो है सार्वजनिक सेवाएं आती हैं, इन क्षेत्रों में क्या है जो है रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से अगर हटा देते हैं तो भी जो है उत्पादन प्रभावित नहीं होता। यानी कि कृषि क्षेत्र में चाहे आप 2 व्यक्तियों से काम करवाइए, चाहे 10 व्यक्तियों से काम करवाइए, अगर आप कहीं 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उसमें से अगर आप 5 व्यक्तियों को हटा देते हैं तो कृषि क्षेत्र में जो है उनके विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि यानी 5 लोग भी उतने ही जो है % की कृषि कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्रक में श्रमिकों में जो अल्प बेरोजगारी है, यानी देखिए अल्प बेरोजगारी यानी जो है रोजगार के अवसर उनमें कम है। उदाहरण चलिए हम देखते हैं। देखिए जो है हम इस टॉपिक को हम और अच्छे जो है उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जो ये महिला है, ये जो है एक छोटे से गांव की एक छोटी सी किसान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसका नाम लक्ष्मी है, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित मतलब जहाँ पर सिंचाई करना असंभव है, यानी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है उस ज़मीन को सिंचाई करने के लिए। इसके पास जो है 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है। और ये क्या करती है, ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उगाती है। और इसका जो है परिवार के इसके परिवार में 5 सदस्य हैं और सभी के सभी जो है उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे वर्ष भर काम क्यों करते हैं। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए, देखिए ये सारे के सारे वर्ष भर काम क्यों करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है इनके पास। और अब मान लीजिए कि इनके पास जो है एक भूस्वामी यानी एक बहुत बड़ा ज़मींदार आता है सुखाराम, और वो क्या करता है, अपनी ज़मीन पर काम करवाने के लिए लक्ष्मी के परिवार से जो 2 सदस्यों को ये भाड़े पर ले जाता है। यानी कि इनसे अपनी ज़मीन पर काम करवाने के लिए ये इन्हें जो है ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को क्या होगा, अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा यानी कि कुछ अतिरिक्त आय हो जाएगी। यानी कि ये जो लोग हैं ये मजदूरी करेंगे और इससे इनकी जो है अतिरिक्त आय होगी, यानी कुछ आय जो बढ़ जाएगी इनकी। इसका अर्थ यह है कि यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और जो है समुचित रोजगार उपलब्ध करवाया जाए तो कृषि उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ता है। ये आपको उदाहरण आसानी से समझ में आ गया होगा कि यदि मान लीजिए कोई ज़मीन एक छोटे से टुकड़े पर अगर 5 आदमी काम कर रहे हैं और उनमें से अगर 2 व्यक्तियों को, उदाहरण क्या दिया था, ये 2 व्यक्तियों को अगर कहीं और रोजगार मिल जाए तो उसी काम को जो 3 लोग हैं वो
मतलब उस ज़मीन से मान लीजिए अगर जो है 1 क्विंटल अगर अनाज उगाना है तो वो एक क्विंटल अनाज वो लोग उगा लेंगे। इस पर जो है जो कृषि के उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, यानी अधिक रोजगारों को जो कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे मतलब क्या सोचा जाए कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो देखिए लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि का सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करना। प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करना कैसे, देखिए सरकार भूमि की सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण करवा सकती है, ठीक है ना। कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुएं की खुदाई होती है तो किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। दूसरा देखिए सरकार परिवहन, व्यापार और फसलों के भंडारण जैसी जो है सेवाएं ये प्रदान कर सकती है। व्यापार आदि के लिए भी जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। भंडारण आदि जो कार्य हैं उनके लिए भी लोगों को जो है रोज़गार मिल सकता है। बेहतर ग्रामीण जो है सड़कों के निर्माण पर जो है ध्यान दे सकती हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे जो है प्राथमिक क्षेत्र में अगर देश की सरकार व्यय करती है तो इससे जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद देखिए द्वितीय क्षेत्रक में व्यय, इसके बाद देखिए कि तृतीय क्षेत्रक में व्यय, मतलब अगर हम देखें तो तृतीय क्षेत्रक जो हमारा सेवा क्षेत्र है या सार्वजनिक सेवाओं का जो क्षेत्रक है उसमें मतलब कैसे व्यय किया जा सकता है, किस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। देखिए पर्यटन एवं क्षेत्रीय शिल्प उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से ये आम जनता को रोजगार दिलवा सकती है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके, देखिए जो लोग अगर मान ले स्वास्थ्य की स्थिति मतलब जैसे मान लीजिए अस्पताल वगैरह बनवाने थे तो अस्पताल अगर बनेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। इससे लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ में क्या होगा कि जो है साथ में जो है आम जनताओं की जो है स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधर जाएगी। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। देखिए केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने से, मान लीजिए किसी गांव में विद्यालय नहीं है तो वहां पर विद्यालय बनवा करके या और भी जो है शिक्षा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा के, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार ने अभी भारत में लगभग 325 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। देखिए सरकार ने जो है 325 जिलों में एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो बेरोजगार है उसे मतलब रोजगार मिलेगा, ये मतलब गारंटी देश की सरकार उन्हें दे रही है। तो देखिए इससे क्या है, इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी कहते हैं, ठीक है। तो इस रोजगार से क्या होगा कि 2005 इस जो ये रोजगार अधिनियम 2005 है इसके अंतर्गत क्या है, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, यानी कि काम करने योग्य हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई जो काम करने में सक्षम होते हैं लेकिन वो तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो काम करने में सक्षम है यानी कि कर सकते हैं और साथ में उन्हें काम की बहुत सख्त ज़रूरत है, उनको देश की सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन का रोज़गार दिलवाने की गारंटी दी गई है। यदि सरकार किसी हालत में रोजगार देने में असफल हो जाती है तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान सरकार ने कर रखा है। तो देखिए अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये सारी की सारी आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और जो बातें समझाई गई है वो आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर हो गई। तो इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपने ये वीडियो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको सारे पॉइंट बिल्कुल खोल करके समझाए गए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।